नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर में अभ्यास मंडल नाम की संस्था के सूत्रधार और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता मुकुंद कुलकर्णी जी। मुकुंदा, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 53 साल का हो गया अभ्यास मंडल। जी जी। 1959 में आपने इसकी स्थापना की थी। क्या क्या उपलब्धियां रही इस संस्था की? 1958 में हम लोग कॉलेज से बाहर निकले थे और एक वैक्यूम था कॉलेज का, जो रिच एटमॉस्फेयर था, एजुकेशनल रिच, डिबेट, सिंपोजियम, उससे हम बाजू हो गए थे। तो 10 दोस्तों ने मिलकर अभ्यास मंडल की स्थापना की और फिर व्याख्यान, परिसंवाद, फिर गांव में जाना, सर्वे करना, ग्रामीण विकास की बात करना और धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। शुरुआत से हमने संकल्प लिया था कि हम कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, कोई फंड रेज नहीं करेंगे, कोई गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं लेंगे, स्टाफ नहीं रखेंगे। मेरे को गर्व है मेरे साथियों के ऊपर कि 53 साल हो गए, इस संकल्प को उन्होंने बराबर निभाया। आज भी अभ्यास मंडल के पास न प्रॉपर्टी है, न सीड फंड है, न गवर्नमेंट की ग्रांट है। कई काम हुए, उसमें एक उल्लेखनीय काम है नर्मदा आंदोलन। पूरा शहर अभ्यास मंडल के आह्वान पर सड़क पर उतर आया और शांतिपूर्ण आंदोलन किया, वो एक मिसाल हो गई। परंतु इसमें जो उल्लेखनीय बात यह है कि इंदौर का एक इलाइट सोचने समझने वालों को हम इकट्ठा कर पाए और शहर, प्रदेश, देश की समस्याओं पर हम सतत चिंतन करने के लिए लोगों को आग्रह करते रहे और लोग हमारे साथ जुड़ते गए। यानी ऐसी संस्था है अभ्यास मंडल जिसकी कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई दफ्तर खरीदा हुआ नहीं है, कोई लैंड नहीं है, सरकारी मदद नहीं है। मैंने सुना इस संस्था में कोई अध्यक्ष भी नहीं होता, सब लोग कार्यकर्ता होते, सदस्य होते हैं, ऐसा है? नहीं, किसी संस्था को चलाने के लिए एक पारिवारिक वातावरण लगता है, वो पारिवारिक वातावरण है। पर जब बैंक अकाउंट खोलना है तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बताना पड़ता कि ये अध्यक्ष और ये सेक्रेटरी है। 53 साल में हमारे यहाँ कभी भी अध्यक्ष का चुनाव कंपटीशन से नहीं हुआ। जो अध्यक्ष रिटायर होता था वो एक कॉम्पिटेंट आदमी को नॉमिनेट कर देता था, वो अपनी टीम बना लेता है, काम चल पड़ता है। कोई कभी चुनाव की प्रक्रिया आई नहीं है। मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारा काम होता रहा, पूर्ण पारिवारिक वातावरण। लोग कहते हैं कि अभ्यास मंडल वो संस्था है जिसमें कोई भी आदमी 50 साल से छोटा नहीं है, ऐसा है क्या? युवाओं को पूरा मौका नहीं मिला आपकी संस्था में? अभी जो वर्किंग कमेटी बनी है उसमें जो अध्यक्ष है वो 63 साल का है, सेक्रेटरी 35 साल की है, वो पीएचडी इन फिलोसफी है। फिलोसफी वाली लड़की को हमने आज सेक्रेटरी बनाया है। एक माला ठाकुर है, वो 29 साल की है, परवेज खान 32 साल के है, मनीषा गौड़ 37 साल की है। तो 50 के ऊपर है। होता क्या है कि मेरे तरफ देखते लोग समझते कि अभ्यास मंडल है मुकुंद कुलकर्णी, इसलिए ये गलतफहमी फैली हुई है। क्या कारण रहा ये गलतफहमी फैलने का? लोगों को समझने की उत्सुकता कम रहती है। संस्था कैसी चलती है ये बहुत कम लोगों ने समझा है। कौन काम करता है उसके बजाय लीडर कौन है, तो हमेशा मेरा नाम सामने आता है। इसलिए लगता है कि सब बुढ़े बुढ़े यहाँ हैं। पर जैसे मैंने बताया कि अभी जो 9 लोग वर्किंग कमेटी में हैं उसमें से 6 लोग बिलो 35 है। इतने काम आपने इस संस्था में किए हैं, तो आपकी आय के स्रोत क्या रहे? आपने कभी कोई नौकरी वोकरी भी की? हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है वो सब नौकरी करने वाले हैं। मैं खुद 1958 में एसीसी सीमेंट कंपनी में लगा। 1959 में अभ्यास मंडल खोला। मेरे साथ शिंदे साहब थे, वो LIC में थे। मिस्टर पेंसे कॉलेज में लेक्चरर थे। मिसेस कुलकर्णी LIC में थी। ऐसे हम सब लोग नौकरी करके अपना जो सरप्लस टाइम एंड एनर्जी है, हमारे पास जो अतिरिक्त समय और कार्यशक्ति है, उसको समाज के लिए देने के लिए कटिबद्ध थे। तो ऐसा मत मानिए कि सब रिटायर्ड या जिनको नौकरी नहीं, ऐसे लोग यहाँ इकट्ठा हुए। सारे के सारे नौकरी करने वाले लोग, परंतु नौकरी का समय बचा कि अपने पास जो फुर्सत का टाइम है वो हम अच्छे कामों में लगाते रहे हैं। मतलब नौकरी के बचे समय का उपयोग करना चाहा, ओवर टाइम करने के बजाय उन्होंने अपना समय समाज को देना बेहतर समझा। ये बहुत अच्छा है, ओवर टाइम हमने समाज के लिए दे दिया। कस्तूरबा ग्राम में भी आप सलाहकार रहे हैं? सर, कस्तूरबा ग्राम एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सारे देश में 180 सेंटर्स है और मेरे का गर्व है कि वो इंस्टीट्यूट इंदौर में है। परंतु आदिवासी ग्रामीण अंचल में 180 जगह आदिवासी और महिलाओं का विकास करने का काम कस्तूरबा ग्राम करता है। हम लोगों को समय समय पर
सलाह मशवरे के लिए बुला लेते हैं, फंडिंग कुछ करना हो तो वो हम कर देते हैं। पर मेरे को गर्व है कि इंदौर में कस्तूरबा ग्राम नाम की संस्था है। अभ्यास मंडल की एक पहचान अभ्यास मंडल व्याख्यानमाला से भी रही। ये व्याख्यानमाला 50 साल से चला रहे हैं, हर साल उसमें 8-9 वक्ता आते हैं, जी जी, भाषण माला चलती है। कैसे अनुभव रहे आप? अनुभव बहुत ही अच्छे रहे। एक तो जो भी वक्ता आता है वो हमारी संस्था का परिचय प्राप्त करने के बाद लो प्रोफाइल से हमारे साथ रहने को तत्पर रहता है। हम साधारणतः कोशिश करते हैं कि कोई वक्ता आता है, यदि उसको फैमिली स्टे परमिसेबल है, वो पसंद करता है, तो हम फैमिली स्टे देते हैं ताकि संस्था का खर्चा कम हो। और यदि फैमिली स्टे उसको नहीं सूट होता है तो गवर्नमेंट की जो सर्किट हाउस है वहाँ हम उसको एकोमोडेट करते हैं, वहाँ न्यूनतम खर्चे में उसकी व्यवस्था होती है। हम सरकार के आधार ये कि जब जब हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे गेस्ट को सर्किट हाउस अलॉट करो, उन्होंने सहर्ष किया। संस्था के एक उद्देश्य होता है कि न्यूनतम खर्चे में कार्यक्रम होना चाहिए, इसलिए अभ्यास मंडल का जो सालाना खर्चा होता है इसमें 95 to 97% नॉन एस्टेब्लिशमेंट यानी रेकरिंग एक्सपेंडिचर रहता है। एस्टेब्लिशमेंट पे हार्डली 2-3% टेलीफोन और लाइट का होता है, उतना ही है। अधिकतम खर्च आपका जो है वो गतिविधियों पर होता है, वेरी गुड, एक्टिविटीज पर होता है। अब क्या गतिविधियां चल रही हैं आपकी? अभी अभ्यास मंडल के 50 साल पूरे होने पर हमने 3 डिविजन्स और डेवलप किए, जैसे मैं, वसंत शिंदे, मनोहर देव डगावकर, हम लोग जो सीनियर मेंबर्स थे, हमको दायित्व दिया है कि मध्य प्रदेश विकास के लिए तुम पूर्ण रूप से काम करो। तो जब हमको परमिशन दी तो अभ्यास मंडल ने डेवलपमेंट फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट रजिस्टर किया, जिसका मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। हमारे साथ 8 ट्रस्टी हो रहे, जिसमें रामेश्वर गुप्ता, पूर्व एडीएम, उषा तिवारी। हम कोशिश करें कि मालवा और निमाड़ का जो विकास है वो करने के लिए हम गहन अध्ययन कर रहे हैं। और 22 अप्रैल को हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हो रहा है, जिसमें इस संभाग के दोनों संभाग के प्रतिनिधि भाग लेंगे। विक्रम वर्मा, मीनाक्षी नटराजन, सुमित्रा महाजन, नरेंद्र नाहटा। अभ्यास मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमने इसको कभी पॉलिटिकलाइज नहीं होने दिया। कोई एक पार्टी का कलर या एक विचारधारा का कलर हमारा नहीं आया। तो अभी जो डेवलपमेंट फाउंडेशन हो रहा है, इसके अलावा आरोग्य नाम का एक काम चल रहा है, जिसमें हमारे साथ जो वयस्क महिला है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बच्चों को नशा मुक्त जीवन कैसे जीना, शरीर का ख्याल कैसे रखना, शरीर स्वस्थ कैसे रखना, वो कर रही है। और एक शांति मंच नाम का यूनिट खोला है, वो युवकों के लिए। युवकों में जो उद्दंडता बढ़ रही है, नशा की खोरी की आदत बढ़ रही है, तो उसको उनको एजुकेट करके समाज कार्य में लगाना, ये वो शांति मंच का उद्देश्य है। शांति मंच ही कार्यकर्ता आपके शहर की साफ सफाई के अभियान में? हाँ, अभी 2 संडे से 50-50, 60-60 युवक युवतियाँ झाड़ू लेके सड़क पे उतरती है और सड़क का कचरा साफ करने के बाद दुकानदारों को आग्रह करती है कि कभी भी आप मेहरबानी करके अपना दुकान का कचरा सड़क पे मत डालो, तो कागज की पोटली में डालो, प्लास्टिक के थैली में मत यूज करो, और नगर निगम की जहाँ भी कोठी होगी वहाँ डाल दो। तो ये प्रयास हमारा ऐसा है कि हर 15वें दिन हम सड़क पे उतरते हैं और सफाई करते हैं। ये शांति मंच के अंतर्गत होने वाली एक्टिविटी है। आपको इस पे बड़ी कुंठा महसूस नहीं होती कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमें लोगों को ये सिखाना पड़े कि आप कचरा सड़क पर मत फेंको? प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। नंबर 1, शिक्षक को कोई सम्मान नहीं है। नंबर 2, शिक्षक की दुर्गति है, ये तो पक्का है। और शिक्षक के व्यवसाय में कौन जाता है? जिसको कहीं नौकरी नहीं मिले वो शिक्षक बनता है। तो शिक्षा के माध्यम से नागरिकों को जो एजुकेट करने का काम है वो सिंसियरली नहीं हो रहा है, इसलिए आज देश की दिन प्रतिदिन दुर्गति हो रही है। मेरा आग्रह है कि सरकार ने डिफेंस पे खर्चा करने के बजाय प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा पे ज्यादा खर्च करना चाहिए। लोग, आपने कहा कि आपका संगठन किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपके पार्टी में अधिकतर लोग आरएसएस की विचारधारा वाले हैं। अधिकतर ये शब्द बराबर नहीं है, पर है। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट भी है, जैसे वसंत चिंते 22 साल हमारा अध्यक्ष रहा, वो कम्युनिस्ट रहा है। कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता है, कई बीजेपी के कार्यकर्ता है। परंतु जब अभ्यास मंडल के कार्यालय में हम आते हैं तो हम हमारी पॉलिटिकल वैचारिक मतभेद हम बाहर रख देते हैं और समाज को एजुकेट करने का क्या हो सकता है। हमारे यहाँ की विशेषता यह है कि कभी मौलाना अब्दुल करीम तारिक भाषण दे रहे हैं इस्लाम के ऊपर, तो दूसरे दिन विजयवाड़ा एथिस्ट सेंटर के विजय निरीश्वरवाद भी भाषण दे रहे। एक भाषण हो रहा है ईश्वर है पर, दूसरा हो रहा है ईश्वर नहीं है पर।
तो लोगों को एजुकेट करने के लिए हमारा ये प्रयास है। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है और किसी भी इज्म का कलरवाद नहीं है। भाषणों से क्या विकास कर सकते हैं? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भाषणों से क्या होगा, पर परिवर्तन होता है दिमाग में उठने वाले उथल पुथल पर। आज परिस्थिति यह है कि हम उस दिमाग को उथल पुथल जो हो रही है उसको क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं। उसका कारण ये है कि समाज में जो नेगेटिव फोर्सेस है वो इतने पावरफुल है कि पॉजिटिव फोर्सेस को सिर उठाने को ताकत नहीं मिल रही है, मदद नहीं मिल रही है। परंतु एक बात पक्की है, परिवर्तन यह प्रकृति का नियम है, परिवर्तन निश्चित आएगा। मैं खुद देख रहा हूँ कि 63 साल पहले भारत की जो स्थिति थी आज वो नहीं है। भारत प्रगति की ओर जा रहा है, डिटोरेशन फास्ट दिख रहा है, पर प्रगति की रफ्तार भी बहुत तेजी से है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 15-20 सालों में आज जो भारत है उसके बजाय एक बदला हुआ, विकसित, समृद्ध, सशक्त भारत हमारे सामने आएगा। आप गांव में कैंप भी लगाते हैं, कई कैंप आपने लगवाए हैं, खुद भी लगाए हैं, खुद भी आप उन कैंप में जाते हैं। क्या प्रेरणा रही आपकी, क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि जब 70% जनता गांव में रहती है तो उनको उनके दर्द को समझना, मूल बात तो हम गांव में कोई विकास करने के लिए, कोई सुधार करने के लिए, कोई ज्ञान देने के लिए नहीं गए। हम ये समझना चाहते कि आखिर हमारे 70% आबादी की हालत क्या है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल ट्राइब्स, ये उद्देश्य हम गए। जब देखा कि उनकी स्थिति बहुत खराब है तो हमने 7 साल तक सतत हर 15वें दिन जाकर उनके सेवा कार्य किए और उनको एजुकेट किया। और अब जब सबसे पहले हम 1968 में गए, अभी 4 महीने पहले जब मैं गया था तो देखा हर गांव वाले के पास मोटरसाइकिल है, जेब में मोबाइल है, बिजली लगी हुई है, जगह जगह ट्यूबवेल्स खुदे हुए हैं और लोग काफ़ी समृद्ध हुए हैं। परंतु काफ़ी का मतलब पर्याप्त नहीं है। अभी भी हमको गांव में पर्याप्त सुविधा लाके देना पड़ेंगी और जैसे जैसे गांव सड़क से, शहर के सड़क से जुड़ेंगे, विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। आपके संगठन के बारे में ये भी कहा जाता है कि आपका संगठन बहुत ही सॉफ्ट कदम उठाने वाला संगठन है, कोई तीव्र उग्र कदम नहीं उठाता, ऐसा है? तीव्र और सॉफ्ट, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हम किसी इज्म को लेके आगे नहीं बढ़ रहे। मुख्य उद्देश्य है लोगों को एजुकेट करना। तो जब निरीश्वरवादी भाषण होते हैं तो ईश्वरवादी भी होते हैं। समाज की जो समाज से आती है उन पर हम चर्चा करते हैं। जहाँ आवश्यक पड़ा वहाँ हमने शांति मार्च निकाल के 15,000 लोगों का जुलूस निकाल कर बम्बई में जो बम कांड हुआ था उसका विरोध किया। जब सरकार ने स्वदेशी मिल को बेचने का निर्णय लिया तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके सरकार के खिलाफ रिट पिटीशन लगाई। अब उग्रवाद का मतलब यदि ये होता है कि हम गुर्जर आंदोलन सरकार करें तो हम देश में किसी भी प्रकार की अशांति पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि देश में जो अशांति रही तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, विकास धीमा पड़ेगा। और किसी भी देश के विकास के लिए शांति यह अनिवार्य शर्त है और जिसका हम पालन करना चाहते हैं। पिछले इंदौर में आज से 60 साल पहले, 54 साल पहले जब अभ्यास मंडल बना था 59 में, तब में और आज के इंदौर में क्या अंतर पाते हैं? क्या अभी भी लोगों का सपोर्ट आपको उतना मिलता है या नहीं मिलता? इंदौर में लोगों का सपोर्ट तो मिल रहा है, पर मेरा जो दर्द है वो ये है कि मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, यह क्रांति का अग्रदूत होता है। विश्व में जितने समाज सुधार हुए हैं वो मूलतः मध्यम वर्ग के विचारवान लोगों ने खड़े होने के बाद हुए। फिर सती प्रथा हो, महिला शिक्षण का काम हो, परिवार नियोजन हो। आज का जो मध्यम वर्ग है वो आत्म केंद्रित हो रहा है। आत्म केंद्रित होना भी गुनाह नहीं है, पर आत्म केंद्रित होने के साथ वो आत्ममुग्ध हो रहा है। वो अपनी स्थिति में बहुत खुश है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक चिन्ह है। मुझे लगता है कि जो एजुकेटेड क्लास है उससे सोचना चाहिए कि समाज है इसलिए मैं हूँ, समाज नहीं होता तो मेरा अस्तित्व नहीं है। तो फिर समाज के हर घटक को सुख सुविधा मिलना चाहिए। इसके प्रति यदि मध्यम वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग चिंता नहीं करेगा तो देश के लिए ये इंडिकेशन, यह लक्षण बहुत खतरनाक मैं मानता हूँ। इंदौर तो मध्यम वर्गीय का ही शहर कहलाता है। इंदौर की क्यों बात करते हो? जयपुर, नागपुर, बम्बई, दिल्ली सब दूर यही हालत है। पर इंदौर के ऊपर मेरे को आज इसलिए है कि आज अभ्यास मंडल ने एक आवाज दिया तो हाईली एजुकेटेड, कमिटेड, रेप्यूटेड ऐसे 100 लोग इकट्ठा भी हो सकते हैं। परंतु इंदौर के बाहर नागपुर, दिल्ली, बम्बई में जाके देखो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या लेना देना इस प्रवृत्ति से? सारा मध्यम वर्ग
पीड़ित है। कम से कम अभ्यास इंदौर के कारण और अभ्यास इंदौर के साथ दूरदर्शन, टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने जो सहयोग दिया है, उसके कारण एक इंदौर में एक स्पंदन है और वो स्पंदन अपने को और आगे बढ़ाना चाहिए। आपको कैसा इंदौर लगता है? इंदौर किस दिशा में जा रहा है? इंदौर अभी तो डिटोरेशन की तरफ जा रहा है। उसका कारण ये है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो उतनी इलाइट और हाईली सेंसिटिव नहीं है। जब इंदौर में 25% लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पेयजल की उपलब्धता समान रूप से नहीं है, बिजली का संकट है, स्कूल्स बर्बाद हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत खराब है, हायर एजुकेशन मिडिल क्लास के बस का नहीं रहा है, उस समय हमको समझना चाहिए कि हम दुर्गति की ओर जा रहे हैं। पर यह भी सही बात है कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रही है 10 साल बाद 15 साल बाद इसका फायदा अपने को मिलेगा। जो इंदौर बढ़ रहा है अभी बाईपास पर, कॉरिडोर पर, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का स्वर्ग उतर के यहाँ आ जाएगा, ऐसा है? नहीं, ये तो फुगावा है, ये शुद्ध बात। इतने मर्डर्स क्यों हो रहे, इतनी चोरियां डकैती क्यों हो रही है, इतने मंगलसूत्र क्यों लूटे जा रहे हैं? ये हाई फाई बिल्डिंग से किसी देश का, नगर का चित्र नहीं खड़ा कर सकते। उस नगर में शांति सुव्यवस्था की क्या स्थिति है, तो दिन प्रतिदिन वो बदतर होती जा रही है। तो ये जो बदतर स्थिति है ये इंदौर के वास्तविक स्थिति का परिचायक है और इसको बदलने के लिए हम सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा। मुकुंदा, इंदौर के बराबर के शहर या इंदौर से थोड़े निकट के शहर जैसे पुणे, जयपुर, बड़ौदा या नागपुर, वहां जाएं तो लोग ज्यादा अनुशासित दिखते हैं। क्या इंदौर के लोग गैर जिम्मेदार हैं, उजड़ हैं? इंदौर के लोग गैर जिम्मेदार नहीं, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग द मैटर। मेरे को इंफॉर्मेशन ऐसी है कि 1990 में जो पुलिस फोर्स इंदौर में था वही कि वो पुलिस फोर्स आज है और आबादी दुगनी बढ़ गई है। दूसरा ये है कि मिसमैनेजमेंट बहुत है, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, अभी आईडीए का चेयरमैन और कमेटी अपॉइंट नहीं हो रही है, विकास होगा कैसा? और एक फोर साइटेडनेस जो राजनीतिक जो माने होना चाहिए, दूरदृष्टि वो नहीं है। इंदौर को बड़ा करके क्या करोगे? 35 लाख की आबादी 50 लाख होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? इसके बजाय होना ये चाहिए था कि इंदौर के आसपास के 8-10 बड़े गांव, दत्तोदा, हाथोद, सिमरोल, देपालपुर, सावेर, इनको तुम अपग्रेड करके सैटेलाइट टाउन्स बनाते और इंदौर के साथ उनका फास्ट कम्युनिकेशन करते तो वो भी गांव सुधर जाते और शहर का दबाव कम होता। पर नेताओं में फास्ट दूरदृष्टि नहीं है, इसलिए सारा तमाशा हो रहा है। आप जीवन के 80वें साल में हैं और इतने टनटनाट हैं, क्या राज है इसका? ये मेरे मित्रों की जो मेरे पर मेहरबानी है, फिर वो सारे समाचार पत्र, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और मेरी पत्नी, वो मेरे के भोजन का ख्याल रखती है। सुबह 5 बजे उठा के मेरे को योगासन के लिए बाध्य करती है, घुमाने ले जाती है। और दूसरी बात है कि मेरे को मानसिक शांति बहुत है, किसी प्रकार का तनाव नहीं मेरे पर। उसके कारण मैं समाज के प्रति कटिबद्धता से काम करता हूँ और ये मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि उसने मेरे को समाज का कार्य करने के लिए सुव्यवस्थित और स्वस्थ रखा हुआ है। मुकुंदा, आपके बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने बताया कि इंदौर का भविष्य कैसा है, कैसा होना चाहिए और लोग क्यों आत्ममुग्ध होते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नमस्कार, थैंक यू। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।